हेलो दोस्तों। अगर आपने लास्ट वीडियो को फॉलो कर लिया है तो आपके पास इतना प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो गया होगा। अभी तक हमने एक क्लास जनरेट की है। ओके। और इस क्लास को यूज़ करके जो हमारे पास आउटपुट आई है उसमें एक ब्लैंक कैनवस हमारे पास जनरेट हो जाता है। अब देखो, ये क्लास हमने जनरेट तो कर ली, लेकिन इसको जनरेट करने का फ़ायदा क्या हुआ? तो जिन लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पता होता है, ठीक है, उन्हें पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस का। यानी कि एक कोड हमने कहीं पर लिख लिया तो हम फ्यूचर में कुछ वैसा ही कोड लिखने वाले हैं और थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन ही रहेगी बस। तो हम पिछले कोड में से इनहेरिट कर सकते हैं, हमें दोबारा से रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस मेथड का यूज़ करके हम रीयूजेबिलिटी अपने कोड की बढ़ा लेते हैं। तो इनहेरिटेंस अप्लाई कैसे करना है अपने कोड में? सबसे पहले मैं इस कोड के अंदर थोड़े से चेंजेस सोच रहा हूँ, वो कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो हमारे पास गेम है, इसका मैं नाम चेंज करके रख देता हूँ गेम, लेट्स से गेम सीन। गेम सीन क्यों? बिकॉज ये एक सीन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास एक कैनवस है, एक कैमरा है, एक रेंडरर है। एक सीन के अंदर जितनी चीज़ें होती है, लाइट्स वगैरह भी अभी हम ऐड करेंगे। तो इस सीन के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट सारी पूरी हमें करनी है। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या ऐड करने वाले हैं? इसके अंदर मैं दो मेथड ऐड करूंगा। यहाँ पे नहीं ऐड करूंगा, बेसिकली मैं बस कॉल करूंगा। कॉल कहाँ पे करूंगा? ये जो हमारा इनिट है, इसके अंदर मैं एक मेथड कॉल करूंगा, दिस डॉट सेटअप। अगर आप अभी देखो, ये मेथड हमने कहीं पर क्रिएट नहीं किया है, इसको मैं सिर्फ कॉल कर रहा हूँ। तो मेथड क्रिएट नहीं करा, फिर भी कॉल कर रहा हूँ, क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है बिकॉज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी क्लास के पास सेटअप नाम का मेथड होगा, जो कि फिलहाल नहीं है। ये मेथड कहाँ से आएगा? ये इनहेरिटेंस से हमारे पास आएगा। ठीक है। एक हम बना लेते हैं दिस डॉट अपडेट। ये मेथड भी हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है, हमें क्रिएट करना है। ये कहाँ से आएगा? इनहेरिटेंस के थ्रू हम क्रिएट करेंगे इसको। अब हमें एडवांटेज क्या मिल रहा है? कोई भी क्लास हम क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारी गेम सीन क्लास को इनहेरिट करती हो। इनहेरिटेंस की वजह से क्या होगा? ये जितना कोड हमने लिखा है ये सारा उसमें आ जाएगा। अभी हमें जब भी एक नया सीन क्रिएट करना होता था, हम क्या क्या करते थे? सीन क्रिएट करते थे, कैमरा क्रिएट करते थे, रेंडरर क्रिएट करते थे, उसके लिए फिर एस्पेक्ट रेशियो वगैरह जो कुछ भी सेट करना है, रिसाइज वगैरह जो भी सेट करना है। अब हमें ये काम बार बार देने की जरूरत नहीं है, हम एक ही जगह कर रहे हैं बस। फ्यूचर में अगर हमें 1,000 प्रोजेक्ट भी बनाने होंगे तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक क्लास बनानी है और उसमें एक्सटेंड करवा देना है गेम सीन क्लास को। वो हमारा ये सारा काम अपने आप हो जाएगा। यानी रीयूजेबिलिटी हमारे कोड की यहाँ पे बढ़ रही है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ इस चीज़ को। हम एक काम करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, लेट्स से ग्राउंड सीन। ग्राउंड सीन डॉट जेएस। ठीक है जी, ये हमारी क्लास हो गई। अभी यहाँ पे क्या है? गेम सीन है ना, हमारी क्लास का नाम जो अभी हमने पहले क्रिएट करी थी, उसकी फाइल का नाम यहाँ पे गेम ही दिखा रहा है। तो इसको चेंज करके हम फाइल का नाम भी चेंज कर देते हैं ताकि हमें ढूंढने में आसानी रहे। इसको मैं गेम सीन कर रहा हूँ। ठीक है। तो हमने क्लास का नाम चेंज किया और फाइल का नाम चेंज किया। अच्छा, जब आ जाते हैं अपनी नई वाली क्लास ग्राउंड सीन पे। ये भी क्या करेगी? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास ग्राउंड सीन। अभी हमने ये क्लास बनाई बट इस क्लास के अंदर कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है? ये जो प्रीवियस हमारी क्लास थी, इसकी जितनी भी कैपेबिलिटीज़ है, जितने भी फंक्शन है, हम चाहते हैं इस क्लास में ऑटोमेटिकली आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे बस दो वर्ड लिखने हैं, एक्सटेंड्स, और उसके बाद हमारी क्लास का नाम जिसमें भी हमें एक्सटेंड करना है, तो वो है हमारा गेम सीन। ठीक है। देखो ऊपर ये क्लास इंपोर्ट हो गई है। ठीक है, ऊपर ये क्लास इंपोर्ट हो गई है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सटेंड। अब एक्सटेंड लिखने से क्या होगा? जितना भी ये वाला लॉजिक है ना, ये सारा ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ गया। तो फ्यूचर में हमें जब भी कोई नया सीन क्रिएट करना होगा, इतना पार्ट हम लिखेंगे, हमारा आधा काम तो वैसे ही हो गया। अब हमें बताने कि इसका अपना खुद का एक्स्ट्रा क्या है, क्योंकि देखो ये वाला पहले वाला जो उठाना था उठा लिया, इसका एक्स्ट्रा भी तो हमें बताना पड़ेगा कि इसमें क्या खास बात है। उसके लिए हम बना लेते हैं एक फंक्शन सेटअप नाम से। सेटअप के अंदर हम वो चीज़ें बताएंगे जो इस क्लास के जनरेट होते टाइम हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं हमारे सीन के अंदर एक लाइट होनी चाहिए, तो वो हम यहाँ बता सकते हैं। ठीक है। हम बोलते हैं कि हमारे सीन के अंदर दो लाइट होनी चाहिए और पूरे थ्रू आउट द सीन वो दो ही रहेंगी, चेंज नहीं होंगी, तो वो भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। हम यहाँ बता सकते हैं कि हमारे सीन के अंदर एक बॉक्स क्रिएट हुआ होना चाहिए। ठीक है। और पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम वो बॉक्स रहेगा ही रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला, तो वो भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। यानी कि इनिशियलाइजेशन का जितना भी लॉजिक है, जो हमारे सीन का कस्टम लॉजिक है, वो सारा हमें इसके अंदर देना है। ठीक है। एक हमें यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा अपडेट। अभी अपडेट फंक्शन क्या करेगा? ये एनिमेशन फ्रेम के लिए काम कर रहा है कि हर एक एनिमेशन के अंदर आप क्या करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, सेटअप के अंदर तो मैंने बोल दिया कि एक बॉक्स क्रिएट हो जाना चाहिए हमारे पास, लेकिन अपडेट के अंदर मैं चाहता हूँ कि वो बॉक्स रोटेट होता रहे, तो रोटेशन का लॉजिक मैं अपडेट के अंदर लिखूंगा कि हर एक एनिमेशन के अंदर क्या होना चाहिए। ठीक है। अभी हमने इतना कोड लिख लिया। ठीक है ना। अब देखो सेटअप और अपडेट, ध्यान से देखना।
इनिट के अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ दिस डॉट सेटअप, तो ये सेटअप कौन सा होगा, जो ये वाला सेटअप है। तभी मैंने इनिट के अंदर कॉल किया है, बिकॉज इनिशियलाइजेशन का सारा काम हम इनिट के अंदर ही कर रहे हैं, तो मैंने बोल दिया दिस डॉट सेटअप। और रेंडर, रेंडर वाला लॉजिक कहाँ से आ रहा है, ये जो अपडेट मैं दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ कॉल हो रहा है ना रेंडर के अंदर अपडेट, तो ये अपडेट कहाँ से आया, हमने जब एक्सटेंड किया यहाँ पे हमने एक मेथड बना दिया अपडेट नाम का, तो ये यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो ये सारा एनिमेशन का काम है। अब एनिमेशन में भी एक दिक्कत है, रेंडर लूप तो एक बार कॉल हो रहा है, रेंडर लूप तो एक बार कॉल हो रहा है, यानी कि ये अपडेट मेथड जो ये भी सिर्फ एक बार कॉल होगा। इसको बार बार कॉल कैसे करवाया जाए, तो बार बार कॉल करवाने का हमारे पास तरीका है रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। ठीक है जी, ये एक कॉल बैक लेगा, तो कॉल बैक के अंदर मैं एक एरो फंक्शन दे रहा हूं, और उस एरो फंक्शन के अंदर मैं कॉल करवा रहा हूं दिस डॉट रेंडर। ठीक है जी, तो अब ये वाला पार्ट जो ये बार 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 कॉल होता रहेगा। ठीक, अब जो हमारी मेन क्लास थी एक बार वहां पे आ जाते हैं। मेन क्लास के अंदर हम अभी भी अपना पुराना गेम हमने यहाँ लिखा हुआ है जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी तो हमें ज़रूरत है नहीं। हमें चाहिए ग्राउंड सीन जो हमने ये वाला बनाया है। अब हम इसके थ्रू बात करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्राउंड सीन। ठीक है, अब आप देखोगे जो हमारा पहले वाला आउटपुट था वो वापस आ गया। अब यहाँ हमारा काम भी थोड़ा सा आसान हो गया, पहले हम इतनी बड़ी क्लास के साथ काम कर रहे थे, अब हमें इतनी बड़ी क्लास के साथ काम ही नहीं करना, हमें सिर्फ इतनी छोटी सी क्लास के साथ काम करना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो क्लासेस आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। गेम सीन जो हमारी बेस क्लास है, इसके अंदर हम वो फंक्शनैलिटीज डालेंगे जो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी हम फ्यूचर में सीन्स क्रिएट करें सबके पास अवेलेबल रहे। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी सीन हमने क्रिएट करने हैं सबके पास एक कैमरा होना ही चाहिए, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं अपनी तरफ से कि एक कैमरा तो होना ही चाहिए। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एक कैमरा तो होना ही होना चाहिए। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास लाइट तो होनी होनी चाहिए हर एक सीन में, तो वो भी हम इस बेसिक गेम का जो सीन, जो हमारी बेस क्लास है गेम सीन की, इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, तो जितने भी बिल्कुल कोर लेवल की चीज़ें हैं ना जो हर एक सीन के अंदर चाहिए ही चाहिए, वो हमें डालनी है गेम सीन में। और जो हमारी पर्टिकुलर सीन में अलग आएंगे, जो हर पर्टिकुलर सीन में अलग आएंगे, जैसे एक सीन के अंदर मैं चाहता हूँ बॉक्स दिखाई दे मुझे, तो वो मैं डालूंगा इस ग्राउंड सीन वाले में जो भी मैं पर्टिकुलर क्लास क्रिएट की है। एक मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक सीन के अंदर मुझे कार दिखाई दे चलती हुई, तो उसका लॉजिक सारा मैं यहाँ लिखूंगा हमारे ग्राउंड सीन में, जो भी नई क्लास मैं बना रहा हूँ एक्सटेंड कर रही है जो भी। ठीक है, उसके अंदर कुछ अलग टाइप की एनिमेशन हो रही हैं तो वो यहाँ पे आएंगी, एनिमेशन वाला सारा लॉजिक अपडेट के अंदर आएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, यहाँ पे हमने सिस्टम डिजाइनिंग का काम किया है, यहाँ पे दो क्लासेस बनाई है। ठीक है, एक जो है बेस क्लास है, दूसरी जो है उसको एक्सटेंड कर रही है। एक्सटेंड वाली के अंदर हम सारा कस्टम लॉजिक लिखेंगे जो कि नया रहेगा हर एक क्लास के लिए। मैं 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास कितनी भी क्लासेस बना सकता हूँ, मुझे सिर्फ एक्सटेंड गेम सीन लिखना पड़ेगा और उसके अंदर बेसिक चीज़ें अपने आप आ जाएगी। बेसिक चीज़ें सारी हमें यहीं पर देनी है। बेसिक चीज़ों में हम क्या क्या दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको लाइट सेटअप करके दिखाता हूँ, बट अब प्रॉब्लम यह है कि लाइट जो हम सेटअप करेंगे वो यहाँ दिखाई नहीं देगी। मैं चाहता हूँ मतलब पता भी चले लाइट है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से कॉन्स्ट बॉक्स जियोमेट्री। ठीक है, ये मैं बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि लाइट है हमारे सीन में, क्योंकि बॉक्स ज्योमेट्री हमको दिखाई देने लग जाएगी ना, इसीलिए। न्यू, अब 3 को हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, 3 इंक्लूड नहीं किया हुआ हमने। इम्पोर्ट स्टार एज 3 फ्रॉम, यहाँ पे स्टार 3। ठीक है जी, आ जाओ अब बॉक्स जियोमेट्री। बॉक्स की डायमेंशन हम 5,5,5 दे देते हैं। उसके बाद हमें एक मटेरियल भी चाहिए होगा, कॉन्स्ट बॉक्स मटेरियल न्यू 3 डॉट मैश बेसिक मटेरियल। अभी मैं बेसिक मटेरियल क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ एटलीस्ट विजिबल तो हो जाए हमें। ठीक है, बाद में हम इसको स्टैंडर्ड मटेरियल में चेंज कर देंगे क्योंकि लाइट का इफेक्ट स्टैंडर्ड मटेरियल पे ही पड़ेगा, बेसिक मटेरियल पे नहीं पड़ता। बेसिक मटेरियल दिखाई देता है चाहे भले लाइट हो या ना हो। अब देखो दिस डॉट सीन यहाँ पर भी अवेलेबल रहेगा बिकॉज ये क्लास एक्सटेंड करती है हमारी गेम सीन को। देखते हैं विजिबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अभी ये विजिबल नहीं हो रहा, इसका रीज़न एक ये हो सकता है बिकॉज यहाँ पे या तो ये फंक्शन कॉल नहीं हो पा रहा सेटअप, एक रीज़न ये हो सकता है, या फिर हमारे कैमरा की पोजीशन जो है वो ठीक नहीं है जिस वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में कॉल हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो डीबगिंग के लिए सिंपल सा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से हेलो। देखो ये कॉल तो हो रहा है बिकॉज यहाँ पे हेलो आ गया।
उसके बाद क्या रीज़न है कि ये विजिबल नहीं हो रहा, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो गेम सीन पे आते हैं और कैमरा की जो पोजीशन है, ये जो कैमरा है इसी कुछ डिफॉल्ट पोजीशन सेट करते हैं। पोजीशन डॉट सेट 0,0,0, ये तो डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो कि होती है वही है, बट इस पोजीशन में हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा ट्विक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि ये विजिबल हो पाता है या नहीं हो पाता। एक काम करते हैं, जो हमारे कैमरा का हमने नियर प्लेन 0 दिया हुआ है, इसको 0 की बजाय थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बिकॉज इसकी वजह से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। अब हम देते हैं कुछ डिस्टेंस यहाँ पे। ये देखो स्क्रीन वाइट हो गई, वाइट का मतलब हमारा ये बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा और दूर ले जाते हैं कैमरा को। ये देखो, ये बॉक्स हमारा विजिबल हो गया। तो यानी कि यहाँ पे नियर प्लेन अपना अपना भी आप लोग ध्यान से, कुछ बहुत बिल्कुल जीरो मत देना, थोड़ा सा ज़्यादा दे देना जीरो से। ओके, तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट जो है विजिबल हो गया है। और अब ये बेस क्लास के अंदर हमने सेट किया, यानी फ्यूचर में जितने भी हम सीन्स क्रिएट करने वाले हैं सब में ये चीज़ ऐसी ही रहने वाली है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस सेटअप जो हमारे ग्राउंड का सीन है इसके अंदर हम सेटअप कर सकते हैं चीज़ों को अच्छे से। अब मैं एक काम करता हूँ, बॉक्स बनाने की बजाय ना, क्योंकि ये ग्राउंड सीन है तो हम ग्राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राउंड के लिए मैं सिंपल यहाँ पे अभी क्या करूँगा, एक प्लेन ज्योमेट्री क्रिएट कर लूँगा। प्लेन ज्योमेट्री जिसकी विड्थ एंड हाइट हम 100 दे देते हैं अभी के लिए, बाद में हम चेंज कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये देखो, ये हमें एक प्लेन दिखाई दे रहा है, बट हमें ये प्लेन ऐसा नहीं चाहिए, इसको हमें थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर भी हम इन वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। ग्राउंड ज्योमेट्री, अगर आपको लग रहा है कि मैं ये कैसे रीनेम कर रहा हूँ, तो मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ। F2 प्रेस करने से वो वेरिएबल रीनेम हो जाएगा, और नीचे जितनी भी इंस्टेंसेज आ रही हैं उस वेरिएबल की, वो भी अपने आप रीनेम हो जाएंगी। F2 प्रेस करके रीनेम हो जाता है, ठीक है। बॉक्स पे जाओ, इसको भी रीनेम हमें करना है। मैं इसको देता हूँ ग्राउंड, ठीक है जी। अब इस ग्राउंड को मुझे थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। ग्राउंड डॉट रोटेट, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर लेते हैं। कितना रोटेट करना है, मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.5। मैथ डॉट पाई होता है पूरा 180, हमें 180 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 90 डिग्री का रोटेशन चाहिए। अभी आप देखोगे अभी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसका रीज़न है कि वो बिल्कुल ही 90 डिग्री पे हो गया है और बिल्कुल पैरेलल हो गया हमारी व्यू के। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको कम करूँ तो आपको दिखेगा कि हाँ ये ठीक है, ठीक है जी। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। अब इसको भी अगर मुझे ठीक करना हो तो कैसे होगा, हम एक काम करते हैं, अपने दोबारा से बेसिक वाले गेम सीन पे आते हैं जो कि बेस हमारा है। इसमें कैमरा की पोजीशन को वाई के अंदर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लेट्स से 5 करके देखते हैं कितना आता है। 5 करने पे इतना आ रहा है। और अब यहाँ पे हमने बेसिक गेम सीन के अंदर जो रोटेशन दिया इसको प्रॉपर 90 डिग्री कर देते हैं। या चलो एक हम काम कर लेते हैं, एक ऑर्बिटल कंट्रोल्स यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऑर्बिटल कंट्रोल्स को इंपोर्ट करने के लिए क्या होता है, इंपोर्ट फ्रॉम टी स्लैश एग्जाम्पल्स स्लैश जीएसएम स्लैश स्लैश और कंट्रोल्स स्लैश ऑर्बिट कंट्रोल्स, ठीक है जी। ये हमने इंपोर्ट करा दिया और अब इसको अपने सीन में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी हम एक काम करते हैं, एक अलग फंक्शन इसके लिए भी बना लेते हैं, सेट अप कंट्रोल्स, ठीक है ना। हर काम के लिए हम एक अलग फंक्शन बना रहे हैं, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो रही है। फ्यूचर में अगर कंट्रोल्स के अंदर मुझे कुछ भी चेंज करना है तो मुझे पता है कि इस फंक्शन के अंदर आना है। दिस डॉट ऑर्बिट कंट्रोल्स इज इक्वल टू न्यू ऑर्बिट कंट्रोल। अब ये क्या क्या चीज़ें लेता है, सबसे पहले तो एक कैमरा लेगा, तो दिस डॉट कैमरा, दिस डॉट रेंडरर लेगा, और रेंडर के अंदर भी डॉम एलिमेंट। अब आप बोलोगे हमने ये बेस क्लास के अंदर क्यों किया है, बिकॉज ऑर्बिट कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर एक सीन के अंदर ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको अनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। बट बहुत बेसिक लेवल पे मैं ये एजम्पशन मान के चल रहा हूँ अपनी तरफ से कि इसकी ज़रूरत हमें ज़्यादातर सीन्स के अंदर पड़ सकती है। तो अब हमारे इस सीन के अंदर ये ऐड हुआ है नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, बिकॉज सेटअप कंट्रोल्स को हमें कॉल भी करना पड़ेगा। तो इसको कहाँ पे कॉल करते हैं हम, हमारा जो इनिट है इसी के अंदर इसको कॉल कर लेते हैं, दिस डॉट सेटअप कंट्रोल्स। ये यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं कुछ यहाँ पे चेंज आ रहा है, हाँ आया तो है। अब ये देखो, अब यहाँ दिक्कत क्या हो रही थी, इस चीज़ को हमने अभी तक हमारी 3GS की बेसिक सीरीज़ के अंदर डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब मैं इसको प्लेन को ऊपर की तरफ रोटेट करता हूँ फिर ये मुझे दिखाई दे रहा है, बट अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। अब जो मेरी वाई की पोजीशन में यहाँ सेट कर रहा था, मैं तो बिल्कुल सही सेट कर रहा था, बट स्टिल हमारे प्रोग्राम के अंदर ही कुछ ऐसा है कि ऊपर का एरिया दिखाई ही नहीं दे रहा। उसका रीज़न क्या है, देखो देखो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी क्या हो रहा है यहाँ पे, कि आपको जो भी एरिया दिखाना है
हमें सिर्फ उसी को प्रोसेस करना होता है, उसी के अंदर अपने सीपीयू की पावर को खर्च करना होता है या जीपीयू की पावर को खर्च करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी घर को देखते हो, आपको तो सिर्फ बाहर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। मैं गेम की बात कर रहा हूँ, किसी गेम के अंदर आप घर को देखते हो, आपको सिर्फ बाहर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। अब सोचो, इस चीज़ को एज्यूम करो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो प्रोसेसर है, जीपीयू जो है, वो बाहर की चीज़ों को भी प्रोसेस कर रहा है और अंदर की चीज़ों को भी प्रोसेस कर रहा है, जबकि आपको दिखाई तो सिर्फ बाहर की चीज़ दे रही है ना। तो एक टाइम पे एक ही चीज़ दिखाई देती है। इस वजह से जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर यहाँ पे 3GS के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है, वो यही मिल रहा है कि आप प्लेन को सिर्फ एक ही साइड से देख सकते हो, बिकॉज एक ही साइड आपको दिखाई देती है। अगर आप चाहते हो कि नहीं भी मुझे तो दोनों साइड देखनी है, उसके लिए आप क्या करोगे? बहुत ही सिंपल सा सीन है उसके लिए। जहाँ पर भी आप अपना मटेरियल क्रिएट कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे मटेरियल क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने लिखना है, एक ऑब्जेक्ट पास करना है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ देनी है। प्रॉपर्टी का नाम है साइड, और साइड की वैल्यू रखनी है 3 डॉट डबल साइड। जैसे ही आपने ये प्रॉपर्टी दे दी, देखो आपको ऊपर का भी दिखाई देगा और नीचे का भी। ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल तो नहीं है कि आप हर एक चीज़ के अंदर ऐड करो, तो जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ उन्हीं पे ऐड करो, जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है उन पे ये चीज़ ऐड मत कर देना डबल साइड की, बिकॉज जीपीयू का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम एक बार। हमारा सीन आई थिंक ये सही है, इसको चाहो तो थोड़ा सा बड़ा कर लो, 500 बाई 500 कर देते हैं, काफ़ी अच्छा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये लो, ये हमारी ये चीज़ हो गई। अब जो हमारा मेन काम था लाइट्स ऐड करने का, हम उस पर आते हैं। इसके लिए जो हम एक फंक्शन बनाएंगे, सेट अप लाइट्स। सेटअप लाइट्स के अंदर हम अपनी बेसिक लाइट जितनी भी हैं वो सारी ऐड करेंगे। बेसिक लाइट के अंदर हम क्या क्या ऐड करने वाले हैं? एक तो एम्बियंट लाइट ऐड करेंगे, दूसरी हम ऐड करेंगे एक पॉइंट लाइट। एम्बियंट लाइट क्या होती है? जो कि हर जगह अवेलेबल रहती है, हर जगह अवेलेबल रहेगी, चाहे आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, चाहे छाया आ रही हो, चाहे लाइट ना भी पड़ रही हो कहीं पे, वो फिर भी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो ऐड करेंगे, दिस डॉट एम्बियंट लाइट इज इक्वल टू न्यू 3 डॉट एम्बियंट लाइट। और यहाँ पे एक कलर देना होता है। कलर देने का आपने तरीका देखा होगा कि हम कुछ ऐसे करके लिखते हैं, हैश FFF या RGB कुछ भी। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, आप यहाँ पे हेक्साडेसिमल भी दे सकते हो। हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है? 0x, उसके बाद आप यहाँ पे अपने जो आपका नंबर है उसको लिख सकते हो, FF FF FF। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले दो F किस चीज़ को बता रहे हैं? कि रेड कंपोनेंट कितना है। ठीक है, तो अगर आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पता है तो F का मतलब होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो पहले दो F बता रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू जितनी भी हो सकती है। और इसी को अगर मैं 0 0 कर दूं तो हो जाएगा कि भाई बिल्कुल है ही नहीं कुछ, बिल्कुल जीरो है ही नहीं। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल के लिए हम FF ही रखने वाले हैं। पहले दो रेड के लिए, बाद के दो ग्रीन के लिए, और उसके बाद के दो ब्लू के लिए। ठीक है, उसके बाद हमें बताना होता है इंटेंसिटी। तो डिफॉल्ट इसकी इंटेंसिटी में बहुत कम रखने वाला हूँ। ये लो जी। अब हमें क्या करना है? अपने सीन के अंदर ऐड करना है, दिस डॉट सीन डॉट ऐड दिस डॉट एम्बियंट लाइट। अब हमने ये एम्बियंट लाइट ऐड कर ली। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारा ग्राउंड सीन जो हमने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे एक मैश बेसिक मटेरियल बनाया था ना हमने, बेसिक मटेरियल की जगह मैं इसको स्टैंडर्ड मटेरियल कर दूंगा, ताकि हमें लाइट का इफेक्ट पता चले कि पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। हम इसको कॉल कर लेते हैं। सेटअप कंट्रोल्स के बाद ही हम इसको कॉल कर लेते हैं, या कंट्रोल से भी पहले लाइट्स यहाँ पे कर लेते हैं इसको कॉल, दिस डॉट सेटअप लाइट्स। ठीक है, लाइट्स हो गई, उसके बाद रिसेस वगैरह सब हो जाएगा। ये देखो, अब जैसे ये कॉल भी हो रहा है तो ये देखो हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये बहुत कम दिखाई दे रहा है। अगर इसकी इंटेंसिटी को हम बढ़ा दें तो ये ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो हमारी एक तरह की लाइट होगी, फिलहाल इसको मैं कम ही रखने वाला हूँ। बाकी ये जो पैरामीटर मैं इंटेंसिटी का कन्फिगर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हम यहाँ पे हमेशा कोड में आके तो नहीं करेंगे, हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। फिलहाल के लिए हमारी एक लाइट हो गई। अब दूसरी लाइट हम ऐड कर लेते हैं, दिस डॉट पॉइंट लाइट इक्वल टू न्यू 3 डॉट पॉइंट लाइट। इसके भी पैरामीटर्स हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही हम देंगे जैसे हमने एम्बियंट लाइट के दिए थे, वाइट कलर में। इसकी भी इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी को मैं 1 रखता हूँ। ओके, एंटर प्रेस करो और अपने सीन के अंदर इसको ऐड कर दो, दिस डॉट सीन डॉट ऐड दिस डॉट पॉइंट लाइट। अब इस पॉइंट लाइट की कुछ पोजीशन होगी, हमें नहीं पता कहाँ पे है फिलहाल।
ठीक है, अगर आप चाहो तो चेक करना हो कर सकते हो। console.log this डॉट पॉइंट लाइट डॉट पोजिशन। अभी देखो 0 0 0 पर है, तो हम एक काम करते हैं कि हम इसकी पोजीशन को थोड़ा सा वाई एक्सिस में ऊपर उठा देते हैं। दिस डॉट पॉइंट लाइट डॉट पोजिशन डॉट सॉरी वाई एक्सिस में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 5। बहुत थोड़ा सा हमने इंक्रीज किया, तो ये देखो अब हमें पता लग रहा है कि ये पॉइंट लाइट कहाँ पे पड़ी है। ये इधर को पड़ी है, बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में इसके। ठीक है, नीचे कोई लाइट दिखाई नहीं दे रही। नीचे क्यों नहीं दिखाई दे रही? बिकॉज ये थोड़ी ऊपर की साइड पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कलरफुल पोर्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन हम इसकी पोजीशन को ऐसे कंट्रोल नहीं करेंगे। हमें इसकी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ और मेथड चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक नई चीज़ क्या, हम अपनी 3ds की बेसिक सीरीज़ में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट अलग तरीके से इसको मैं शो करूँगा। हम लोग यहाँ पे अब इंक्लूड करेंगे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। अब ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को हम कैसे यूज़ करेंगे वो देखो। कॉन्स्ट पॉइंट लाइट ट्रांसफॉर्म कंट्रोल इक्वल टू न्यू ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। ये क्या क्या लेगा? कैमरा एंड रेंडरर। दिस डॉट रेंडरर डॉट डॉम एलिमेंट। ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया क्रिएट। अब इसको हमें अटैच करना पड़ेगा। कंट्रोल्स डॉट अटैच, किस पे अटैच करना है? दिस डॉट पॉइंट लाइट पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, वो हम चेक कर लेते हैं। कैमरा इज नॉट डिफाइंड, बिल्कुल यहाँ पे हमें दिस डॉट कैमरा लिखना पड़ेगा। हो गया जी। अब ये दिखाई दे रहा है कहीं पे? नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई देने के लिए हमें इस ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को भी ऐड करना पड़ेगा सीन पे। कर देते हैं दिस डॉट सीन डॉट ऐड। अब आ गया, ये देखो आ गया। अब यहाँ पर भी एक छोटी सी आपको दिक्कत फेस करने को आती है। जब आप इसको यूज़ करने लगोगे, ये सोचोगे कि मैं मूव कर दूँ इस लाइट को कहीं पे। ये देखो मूव तो हो रहा है, बट हमारा सीन भी मूव हो रहा है साथ साथ में। लाइट तो मूव हुई है, देखो ऊपर को आ गई थोड़ी, बट हमारा सीन भी रोटेट हो रहा है। देखो हमें इस रोटेशन को हटाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट्स कंट्रोल है, इसके ऊपर एक इवेंट लिसनर लगा देंगे। ऐड इवेंट लिसनर ड्रैगिंग चेंज्ड। इस ड्रैगिंग चेंज में हमें क्या करना है, जो हमारा ऑर्बिट कंट्रोल है, ये दिस डॉट ऑर्बिट कंट्रोल, इसको डिसेबल करना है। डिसेबल कैसे किया जाएगा? अनेबल्ड इक्वल टू, बेसिकली एक बूलियन प्रॉपर्टी होती है, तो इसके आगे अगर हम नॉट लगा देंगे तो ये टॉगल होता रहेगा। अब अगर मैं ट्राई करता हूँ, ये देखो अब हमारा सीन जो है वो रोटेट नहीं हो रहा है और ये लाइट भी अच्छे से मूव हो पा रही है। ठीक है, ये हमने 3GS की बेसिक सीरीज के अंदर भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमारा एक काफ़ी अच्छा 3D एप्लीकेशन प्रोग्राम यहाँ तैयार हो रहा है। इसको आप गेम इंजन भी बोल सकते हो या फिर 3D डिज़ाइनर भी बोल सकते हो, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो। ठीक है, अब बात आती है जो मैंने आपको बताया था कि ये जो इंटेंसिटी की वैल्यूज़ है लाइट की, इनको कैसे कन्फिगर किया जाए। इनको कन्फिगर करने के लिए हम एक लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं, डैट GUI npm install dat डॉट GUI। ठीक है, ये यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दिया है। अब इसको इंपोर्ट करवाना है। इंपोर्ट dat फ्रॉम dat GUI। एक बार मैं इसको कंसोल लॉग करवा लेता हूँ, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर कि एक्चुअल में क्या रिटर्न कर रहा था। कंसोल डॉट लॉग, हाँ कलर कंट्रोल GUI, हाँ बिल्कुल सही चीज़ हमने इंक्लूड करवाई है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसके लिए भी हम एक फंक्शन बनाएंगे, सेट अप GUI। अब ये फंक्शन क्या करेगा, जितने भी कंट्रोल्स हमने अभी तक ऐड करे हैं अपने सीन में, उनके लिए एक GUI को क्रिएट करके देगा। ठीक है, कैसे? दिस डॉट GUI इक्वल्स टू
न्यू डैट डॉट जी यू आई, ये एक ऑब्जेक्ट बना सबसे पहले। ठीक, अब इसके अंदर हमें एक फ़ोल्डर ऐड करना है। फ़ोल्डर मतलब बेसिकली, अब जैसे एक फ़ाइल के अंदर बहुत सारे, एक फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारी फ़ाइल होती है। ठीक है, उस फ़ाइल के, उस फ़ोल्डर के अंदर और फ़ोल्डर भी हो सकते हैं, उस उन फ़ोल्डर्स के अंदर और फ़ोल्डर या फाइल्स हो सकती है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ भी वही काम है, बहुत सारे कंट्रोल्स हम ऐड करेंगे तो हम उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे होने वाला है, दिस डॉट ऐड, दिस डॉट जी यू आई डॉट ऐड फोल्डर। फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ लाइट्स। लाइट्स कह लें या एम्बियंट लाइट कह लेते हैं, बिकॉज एम्बियंट लाइट के हम पहले देंगे। आई थिंक मुझे लगता है क्रोम के अंदर कुछ बग आता है कभी कभी, तो वो पेज को लोड करना ही बंद कर देता है। तो मैं, एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, तब भी हमने फायरफॉक्स यूज़ किया था, अभी फिर से हम फायरफॉक्स पे आ गए हैं। ठीक है, क्रोम का बग है, ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम पे, बिकॉज बाकी ब्राउजर्स के अंदर बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो आई थिंक ये क्रोम का ही बग है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी देखो हमने ये क्रिएट तो कर लिया और ये हमें यहाँ पे विजिबल हो भी जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ। उसका रीज़न आई नो, पहला रीज़न तो यही है कि हमने सेटअप जी यू आई को शायद अभी तक कॉल नहीं किया है, तो कॉल कर लेते हैं। कहाँ पे कॉल करना है? सेटअप से मैं पहले इसको कॉल कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ जितने भी कंट्रोल्स वगैरह हैं वो हमारे ऐड हो जाए, उसके बाद ही हम इसको यहाँ पे कॉल करें। तो मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ दिस डॉट सेटअप जी यू आई। इतना हमने किया, अभी भी ये विजिबल नहीं हुआ। इसका सेकंड रीज़न ये है हमारे पास कि स्टाइल जो हमने दिया हुआ है, ये स्टार स्टार मतलब सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो अगर उसने कुछ कंट्रोल्स ऐड किए भी होंगे तो उनके ऊपर ये कुछ स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से शायद वो विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो हम इस स्टार को हटा के बॉडी अगर कर देते हैं यहाँ पे, ये देखो बॉडी जैसे हमने किया ये विजिबल हो गया। ठीक, अभी यहाँ पे कुछ कंट्रोल वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो हम ऐड करेंगे अब अपने। वापस यहाँ पे आते हैं। अब एम्बियंट फोल्डर, इसके अंदर हमें अगर कुछ ऐड करना है तो हमें सिंपल लिखना है एम्बियंट फोल्डर डॉट ऐड। ऐड क्या करना है, सबसे पहले हम बताएंगे हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसकी वैल्यूज़ को हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो वो है दिस डॉट एम्बियंट लाइट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट की कौन सी वैल्यू को हमने चेंज करना है, मैनेज करना है, तो वो हम बताएंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक इंटेंसिटी का नाम की है, उसको हमें यहाँ पे कंट्रोल करना है। अब आप देखोगे यहाँ पे हमें एक इंटेंसिटी नाम का यहाँ पे एक मिल गया, कंट्रोल मिल गया है। इसकी वैल्यू को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं सिंपली क्लिक करके माउस को ऊपर और नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है। अभी कितनी भी नीचे जा सकते, देखो माइनस में भी चलेगी, जबकि लाइट माइनस में जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो हम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप सिंपली कॉमा डालो और मिनिमम वैल्यू दो, फिर दोबारा कॉमा डालो और मैक्सिमम वैल्यू दो, यानी थर्ड पैरामीटर मिनिमम और फोर्थ पैरामीटर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हो रही है। अब अगर आप देखोगे तो ये देखो आपको यहाँ पे इस तरह का स्लाइडर मिल रहा है जहाँ पे आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो। इतना सिंपल था। अब सिमिलर हमने काम करना है पॉइंट लाइट के साथ। तो पॉइंट लाइट के लिए आ जाते हैं, एम्बियंट फोल्डर का नाम चेंज करके हम कर देते हैं पॉइंट लाइट। पॉइंट फोल्डर सिंपल लिख देते हैं इसको। ये हो गया हमारा पॉइंट फोल्डर, ये भी पॉइंट फोल्डर, पॉइंट लाइट, पॉइंट लाइट। देखते हैं कुछ ऐड हुआ है। हाँ जी, ये ऐड होगी हमारे पास एक। अब अगर इसके अंदर हम वैल्यू कम ज़्यादा करें, अभी कुछ चेंज दिख नहीं रहा है, एक काम करते हैं ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं, अब वैल्यू को चेंज करते हैं। ये देखो अब ये भी प्रॉपरली कन्फिगर हो पा रही है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या कन्फिगर करना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ ये जो हमें ट्रांसफॉर्म कंट्रोल दिख रहे हैं, ये मैं चाहता हूँ जब मैं चाहूँ चाहूँ तभी दिखाई दे। क्योंकि अभी देखो यार, हमारा सीन हम किसी को दिखाएंगे कि हमने इस तरह का सीन बनाया है, और उसके अंदर अगर ये कंट्रोल विजिबल होते रहे तो फिर थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको डिसेबल भी कर सकूँ, ऐसी फंक्शनैलिटी मुझे डालनी है। उसके लिए मैं लिखूंगा, अब यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल चाहिए सबसे पहले। तो अब ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल मुझे मिलेंगे कैसे? रीज़न की देखो यार, ये जो सेटअप लाइट्स है इसके अंदर हमने ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को एज अ लोकल वेरिएबल बनाया हुआ है। अब क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है तो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है, बाहर कहीं एक्सेसिबल नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लोकल फंक्शन की बजाय एक क्लास का मेंबर बना देता हूँ, ताकि ये सब जगह अवेलेबल हो जाए। अब ये सब जगह अवेलेबल है तो मैं इसको यहाँ पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब इसकी कौन सी वैल्यू को मुझे चेंज करना है? विजिबल, कि ये विजिबल है या नहीं। ये लो जी, बाय डिफ़ॉल्ट ये विजिबल है। आप देखोगे विजिबल की वैल्यू चेकड है, लेकिन अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो ये गायब हो गया। तो उसके बाद दोबारा चेक किया तो वापस आ गया, दोबारा अनचेक किया तो ये गायब हो गया। अब यहाँ पर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब ये गायब तो हो गया, लेकिन मैं अंदाजे से अगर अपना माउस यहाँ पास में लेके आता हूँ और इसको देखो, मैं अंदाजे से लेके आया हूँ। मुझे पता था कि ये जो ग्रीन वाला मार्कर है, या ये जो ग्रीन कलर का मार्कर है इस जगह पे है, मैं यहाँ पे ले आया और इस तरीके से इसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, गायब किया, उसके बाद दोबारा से मैं उसे मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मूव हो रहा है, मतलब वो है अभी भी वहीं पे काम कर रहा है, बस दिखाई नहीं दे रहा। तो इस चीज़ को अगर हमें सॉल्व करना है कि ये गायब भी हो जाए,
तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेमीकोलन ये जो था मैंने हटा दिया, उसके बाद में लिखा डॉट ऑन चेंज, यानी कि ये वाला कंट्रोल जब भी इसकी वैल्यू चेंज हो तो एक फंक्शन को कॉल करना है, वो फंक्शन हमें देना पड़ेगा एज अ पैरामीटर। इस फंक्शन को इनपुट में तो मिलेगी जो भी यहाँ पे इवेंट में वैल्यू जनरेट हो रही होगी। चेकबॉक्स है तो या तो आइदर ट्रू होगा, या तो चेक होगा या नहीं होगा, तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को हम इस पॉइंट कंट्रोल पे कैसे अप्लाई करें, दिस डॉट पॉइंट लाइट ट्रांसफॉर्म कंट्रोल डॉट अनेबल्ड, अनेबल्ड नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हमें करना है ई। जैसे ही हमने ये काम किया, यहाँ पे आप देखोगे विजिबल है, बिल्कुल है, काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, उसके बाद दोबारा यहाँ पे आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं कर सकूँ इसको चेंज, मैं नहीं कर सकता बिकॉज अब वो अनेबल्ड ही नहीं है, अब वो वर्क करेगा ही नहीं चाहे विजिबल हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गई। विजिबल किया, लाइट को हमने सेट किया जहाँ भी हम चाहते हैं सेट करना, हम इस पॉइंट पर सेट करना चाहते हैं, यहाँ पे सेट किया, उसके बाद गायब कर दिया। लो जी, हमारा सीन एकदम तैयार रहेगा। एम्बियंट लाइट को कम करना है, ज़्यादा करना है, वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हमारी पॉइंट लाइट की इंटेंसिटी को कम करना है, ज़्यादा करना है, वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो हमने बहुत ही बेसिक काम कर लिया, और ये काम ऐसा है कि हमें जितनी भी हम सीन्स क्रिएट करेंगे, जितनी भी हम गेम क्रिएट करेंगे या सीन क्रिएट करेंगे, सब में हमें चाहिए ही चाहिए। यही रीज़न था कि जो बेस क्लास है हमारी गेम सीन की, उसके अंदर हमने ये सारी फंक्शनैलिटी ऐड की है। ठीक है, शुरू के कुछ टाइम हम इस गेम सीन क्लास के अंदर ही काम करने वाले, बेसिक फंक्शनैलिटीज़ जितनी भी हैं वो सारी हम यहाँ डालेंगे। जब हमें लगेगा कि हमारी बेस क्लास जो है वो प्रॉपर रेडी हो चुकी है, उसके बाद हम एक्चुअल वर्क पे जाएंगे, मतलब हमें नया क्या क्रिएट करना है। ठीक है, फ्यूचर में कोई भी मेरे पास आएगा, भाई मुझे एक ऐसा सीन बना के दो जिसमें ये चीज़ें हो रही हो, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ एक नई क्लास क्रिएट करनी है। ठीक है, उस क्लास में मुझे एक्सटेंड करवाना है गेम सीन को, एक्सटेंड करा लिया, उसके बाद मुझे ये दो फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं, बात खत्म। हमारी लाइटिंग, एम्बियंट लाइट, ऑर्बिट कंट्रोल, सारा का सारा अपने आप हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम यहाँ पे खुद का गेम इंजन क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप इस तरह से इसको एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास अगर फ्यूचर में खुद का गेम इंजन हो जाएगा, अब इसको मैंने गेम इंजन क्यों बोला, पहले तो इस बात को समझो। देखो, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज हैं, फॉर एग्जांपल P5, P5 लाइब्रेरी के अगर बारे में आपने सुना हो तो उसके अंदर भी आप गेम्स वगैरह डेवलप कर सकते हो, ग्राफिक्स का काम उसमें आप कर सकते हो, 3DB और 2DB। ठीक है, उसका सेम यही कंसेप्ट है, उसमें भी आपको दो फंक्शन मिलेंगे, एक सेटअप के लिए और एक अपडेट के लिए। ठीक, उनके अंदर भी इंटरनली तो इस तरह की किसी ने क्लास लिखी है, किसी ने लिखी है, हमने नहीं लिखी, और ना ही हम उसको चेंज करते हैं, वो किसी और ने हमें लिख के दी है। ठीक, और हम सिर्फ किस में काम करते हैं, सेटअप और अपडेट में। सिमिलरली एक जावा के अंदर है प्रोसेसिंग नाम का टूल है, उसके अंदर भी सेम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है कि सेटअप और अपडेट ये दो फंक्शन आप इंप्लीमेंट करो, आपका काम हो गया। अगर मैं यूनिटी गेम इंजन की बात करता हूँ, उसके अंदर भी आपको फंक्शन मिलते हैं, एक सेटअप के लिए और एक अपडेट के लिए। अगर मैं गोडोट इंजन की बात करता हूँ, उसके अंदर भी आपको फंक्शन मिलते हैं, एक सेटअप के लिए और एक अपडेट के लिए। तो जितने भी गेम इंजन है सारे के सारे इसी आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं। हमने भी वही आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट किया है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि अभी जो हम डेवलप कर रहे हैं वो एक गेम इंजन है। आप चाहो तो इसको फिजिक्स इंजन, गेम इंजन या 3D इंजन, जो भी नाम देना चाहो आप दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि बेसिक गेम डेवलपमेंट का या एनिमेशन का काम इसी तरीके से होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। आप लोग इतना इम्प्लीमेंट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हम इस गेम इंजन के अंदर और क्या क्या चीज़ें नई ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।